पहले हम अपने गैर शिक्षक वर्ग से पूनम जी को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पे। वाद विवाद के जो गैर शिक्षक वर्ग का जो हमने विषय दिया था उस पे बोलने के लिए। आप पक्ष में बोलेंगे, विपक्ष में? हेलो, मैं पूनम सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, नॉन टीचिंग स्टाफ। मैं विश्व भाषा के रूप में हिंदी दिवस का भविष्य, इसके विपक्ष में बात करूंगी। भारत की पहचान और संप्रभुता को दर्शाने वाली हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा के गौरव को प्राप्त नहीं कर सकी है। भारत में आधिकारिक रूप से अंग्रेजी हिंदी को समान स्थान मिला है, फिर भी कार्यालयों में पत्राचार करने हेतु अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। हम प्राय अपने दिन की शुरुआत भी गुड मॉर्निंग जैसे अंग्रेजी शब्दों से करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट की भी अंग्रेजी में होनी चाहिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 41% भारतीय हिंदी को मातृभाषा के प्रयोग में करते हैं तथा संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान सबसे ऊपर है, लेकिन इसके विरोध में दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में आंदोलन होते रहे हैं। हिंदी भले ही भारत के सबसे ज्यादा राज्यों में बोली जाती हो, किंतु इसको अभी तक अभिजात्य वर्ग की भाषा का स्थान प्राप्त नहीं है। इस मामले में अंग्रेजी किसी भी भारतीय भाषा से बहुत ऊपर है। विडंबना यह है कि विश्व में तीसरे स्थान की भाषा होने के बावजूद हिंदी अपने ही घर में उपेक्षित जिंदगी जी रही है। अपने देश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षण माध्यम के रूप में सिकुड़ती जा रही है। इसलिए कुछ एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापनों के बल पर यह मान लेना कि हिंदी की लोकप्रियता दिन दुनिया में बढ़ रही है, यह एक भ्रम पालने जैसा है। हिंदी माध्यम के स्कूल कॉलेज या तो बंद होते जा रहे हैं या विवश होकर अंग्रेजी माध्यम अपना रहे हैं। नई पीढ़ी को हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। वो जैसे भी हो अंग्रेजी सीखकर अपनाकर आज की प्रगति की दौड़ में शामिल हो रही है, जिससे मूल भाषा क्रमशः पतन की ओर बढ़ रही है। हिंदी के लिए वर्तमान परिस्थितियां कहीं आशाजनक तो कहीं निराशाजनक हैं। तकनीकी और प्रगति के मामले में आशाजनक, लेकिन अपने निजी स्वरूप और विकास के मामले में निराशा उत्पन्न करने वाली। आजकल हिंदी के समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो हिंदी और अंग्रेजी की मिलीजुली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे लगता है एक दिन हिंदी धीरे धीरे इंग्लिश में बदल जाएगी। जैसे बदलाव इसमें आ रहे हैं, इससे लगता है नहीं कि भविष्य में हिंदी अपने वर्तमान रूप में सुरक्षित रह पाएगी। इसका अंग्रेजी मिश्रित इंग्लिश धीरे धीरे औपचारिक स्वीकृति भी पाता जा रहा है। हिंदी साहित्य का तो व्यापक रूप प्रसारित हो रहा है, किंतु व्यवहारिक रूप नहीं। अपने ही देश में ऐसे विद्यालयों की अच्छी संख्या है जहां हिंदी बोलने पर अनाधिकृत रूप से पाबंदी लगी हुई है। आज की स्थिति यह है कि भारत के शिक्षित समाज में हिंदी बोलने वालों को हे दृष्टि से देखा जाता है। विश्व में, जैसा कि विदित है, विश्व में तीसरे स्थान की भाषा होने पर भी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी भाषा के सामने एक प्रमुख चुनौती यह है कि अब तक वैश्विक स्तर पर रोजगार की भाषा नहीं बन पाई है। हिंदी भाषा की हालत आज ऐसी है जिसके संबंध में जागरूकता के लिए विभिन्न सेमिनार, समारोह और कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ता है। हिंदी के सुंदर भविष्य एवं भावी विकास के लिए कोरे आश्वासनों की जगह हमें चीन जैसे प्रमुख देशों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे चीन अपनी भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग करता है, उसी तरह हिंदी को भी तमाम कार्य योजनाओं के प्रयोग में लाया जाना चाहिए, ताकि विश्व में हिंदी का व्यापारिक एवं व्यवहारिक महत्व समझा जा सके। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हो हिंदी का देश में पहले उचित प्रसार, तब जाकर यह विश्व में पाएगी सत्कार। हिंदी के प्रतिहीनता मन से करे समाप्त, विश्व मंच पर तब इसे होगा गौरव प्राप्त। बहुत खूब, एक बहुत ही अलग तरीके से बोली गई हिंदी के भविष्य के बारे में एक चर्चा। अब मैं श्री मनोज कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ।
हिंदी के भविष्य के बारे में बताने के लिए, जो उनकी राय है। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं ग्रंथालय विभाग में प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं आज विश्व भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य के पक्ष में अपना पक्ष रखूँगा। वैसे हिंदी का नाम फारसी शब्द हिंद से बना है, जिसका मतलब है सिंधु नदी की भूमि, और ये बहुत ही प्राचीन भाषा है। और विश्व भर में 6500 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें हिंदी भी एक है। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, जो हिंदी के महत्व और उसके विकास को दर्शाता है। और भारत सरकार ने 2006 में हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की थी और हिंदी सचिवालय आज विदेश में मॉरिशस में स्थित है। और यूनेस्को ने इस वर्ष हिंदी के विकास के लिए ये कहा है कि हिंदी भाषा सभी देशों को एक साथ आपस में जोड़ने का सूत्रधार बन सकती है और हिंदी भाषा आने वाले समय में आधिकारिक भाषा का दर्जा इसको दिया जा सकता है। और ये भी बताना चाहता हूं कि यूनेस्को ने 1948 से ही हिंदी को एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया हुआ है। और हिंदी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और बाकी जो हमारे नेबरहुड कंट्रियां जो हमारे देश हैं, उनमें हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 लाख लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। ब्रिटेन में 50,000 लोग हिंदी भाषी बसते और बोलते हैं। जर्मनी में लगभग 20,000 हिंदी भाषा बोलते हैं। सिंगापुर और न्यूजीलैंड में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। जो विश्व में हिंदी का महत्व और सम्मान कितना बढ़ रहा है, सीधे सीधे 2 बातों से समझा जा सकता है। पहला, दुनिया भर में 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 44% लोग हिंदी बोलते हैं। और आज भारत की जनसंख्या में विश्व में पहले स्थान पर भारत है, लगभग 130 करोड़ आबादी हो चुकी है। और भारत में इस हिसाब से देखा जाए तो 60 करोड़ लोग भारत में ही हिंदी बोलते हैं। और देखा जाए टोटल लगभग 120 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। पहले स्थान पर जो भाषा है वो अंग्रेजी है, दूसरा चीनी भाषा है, मंदारिन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर ने हमारी जो हिंदी भाषा है वो भाषा तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि विदेशी कंपनियों ने एक मोटे मुनाफे के तौर पर भी इसको देखा है और ये समझा है कि भारत में अगर अपना कारोबार करना है तो उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी और अपने जो भी चीज़ें हैं उसको हिंदी में लाना पड़ेगा। इसी वजह से लिंक्डइन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये जॉब सर्चिंग साइट है। 2021 में इन्होंने अपनी सर्चिंग साइट को हिंदी ऐप इनका लॉन्च किया ताकि लोग ज़्यादा उसको यूज़ कर सके। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी अब हिंदी में आना शुरू हो गया है। अंग्रेजी नहीं जानने वालों के लिए भी अब हवा नहीं रहा इंटरनेट। और जो प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन है, ये भी अपनी जो साइट्स है इसके ऊपर हिंदी में सर्चिंग का ऑप्शन उन्होंने देना शुरू कर दिया है। और ये दर्शाता है कि विदेशी कंपनियां और विदेशी लोग भी हिंदी भाषा को कितना महत्व दे रहे हैं और हमें भी उसको महत्व देना चाहिए। तकनीक में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और हिंदी दुनिया की 7 भाषाओं में से एक है, जिसका वेब एड्रेस अब हिंदी में भी वेब एड्रेस में भी हिंदी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जो बहुत ही भारतीयों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और बढ़ता देशी विदेशी चलचित्रों का प्रभाव, दुनिया में भारत के चलचित्र जो है वो दुनिया में नंबर 1 है। इतने बनते हैं दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, जिसने हिंदी के प्रचार और विस्तार में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हॉलीवुड की फिल्में भी हिंदी में डब होकर दिखाई जा रही है ताकि वो अपना मुनाफा कमा सके। और विदेशी भी इस चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है कि हम बिना हिंदी को उसको डब किए हम उसमें पैसा नहीं कमा सकते। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जल्द ही दिया जाएगा, ये मैं आशा करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी। अब मैं सुशील जी को आमंत्रित करती हूं मंच पे।
मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में कार्यरत हूँ, हेल्थ इंस्पेक्टर मेरी पोस्ट है। आज जो टॉपिक दिया है विश्व में हिंदी की जो भाषा है उसका भविष्य, मैं इसके पक्ष में बोलूँगा और पूरे गर्व और हिम्मत के साथ में इसके पक्ष में ही मैं बात रखूँगा। हिंद है मेरे देश की धड़कन। एक जो इकबाल है उनका एक है, हिंदी है हम वतन है और हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत अंग्रेजी भाषा की हिंदी भाषा की शुरुआत लगभग 1000 वर्ष पूर्व से मानी गई है। सरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में हिंदी का वर्णन हमें मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छी, जब हिंदी अपने चरम सीमा पे जा रही थी, उन्होंने इसके बारे में वर्णन करना शुरू कर दिया था। अगर हम देखें विदेशी मेहमानों की भी बात करें, एक नाम इसमें कामिल मुल्के साहब का आता है। उन्होंने तो हिंदी को एक जो है हिंदुस्तान की बहुरानी के लिए, और उन्होंने रामचरितमानस तुलसीदास का और जो वाल्मीकि हैं उनका और हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया अपना पूरा जीवन। इसके लिए भारत सरकार ने उनको 1974 ईस्वी में एक जो है सम्मान से भी नवाजा गया है उनको। तो उन्होंने संस्कृत को कहा है मतलब जो महारानी, हिंदी को बहुरानी और अंग्रेजी को नौकरानी बताया। इसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम जो हुए हैं उसमें महात्मा गांधी जी ने हिंदी आंदोलन को चलाया। उन्होंने तो बीबीसी से एक पत्रकार 1945 को 15 अगस्त को उनसे साक्षात्कार करना चाहता था। उन्होंने उसको साफ कह दिया कि आप दुनिया से कह दो कि महात्मा गांधी हिंदी नहीं जानता है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें इसका पक्ष मजबूती से दिखने को मिला। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे 1977 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में प्रथम बार हिंदी में भाषण दे करके पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। 1914 में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दे करके अपना ध्यान जो है दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद में विश्व हिंदी सम्मेलन होने स्टार्ट हुए। सन 1974 में 10 से 14 जनवरी के बीच सर्वप्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जो नागपुर में आयोजित हुआ। सिर्फ उसका उद्देश्य यह था कि हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। और उसके बाद में 3 विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हो चुके हैं। पहला जो है नागपुर में, दूसरा जो है नई दिल्ली में 1983 में हुआ था और 2015 में भोपाल में हुआ। तो इन सब बातों से यह है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि एक दिन हिंदी भाषा विश्व के जो है पायदान पे जरूर आएगी। संघर्ष होता है लेकिन वो जरूर आएगी। इसके बाद देश विदेश की जितनी भी लगभग 180 देशों में भाषा, हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। और जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत में, वो जो भारत से बाहर करीब 150 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं हिंदी के, तो उनमें हिंदी भाषा का शोध, रिसर्च, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी बात की हिंदी के को लेकर के मतलब ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। एक दिन अपने चरम शिखर पर ये जरूर जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर कंठस्थ आपने सब विवाद किया। धन्यवाद। अब मैं विकास जी को बुलाती हूँ मंच पे। मेरा नाम विकास अरोड़ा है। मैं सामुदायिक चिकित्सा विभाग से प्रयोगशाला सहायक हूँ। मंच पे प्रस्तुत मैडम एंड सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं हिंदी भाषा विश्व भाषा के रूप में और इसका भविष्य के रूप में मैं इसका पूरा सार्थक और इसके पक्ष में बात करूँगा। क्योंकि हम अगर भूतकाल में देखें तो शिकागो धर्म संसद जो 11 सितंबर 1893 में हुई थी, उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने पहला भाषण हिंदी में दिया था। तभी से हमने हिंदी की रूपरेखा रख ली थी और हमें इसका एक ही
लक्ष्य था कि इसको विश्व भाषा के रूप में लेके आना है। धीरे धीरे चलते चलते 10 जनवरी 1972 में नागपुर में जो हमारा हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, और उसके बाद 1977 में जो विश्व सम्मेलन हुआ था उसमें अटल भाई जी ने भी अपना भाषण हिंदी में देकर इसको आगे किया था। उसके बाद 2002 में प्राइम मिनिस्टर के रूप में अटल बिहारी ने दोबारा एक भाषण हिंदी में दिया था, जिसमें 10 मिनट तक पूरे मंच में तालियां बजती रही थी। अगर हम बात करें विश्व भाषा की, तो विश्व भाषा बनने के लिए एक भाषा को क्या चाहिए होता है? बोलचाल, जनसंपर्क, साहित्य सृजन, जनसंचार या प्रशासनिक एवं तर्क की भाषाएं, और ये सब कुछ मेरी हिंदी में है। अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो हमें 132 देशों, एशिया देशों में हमारी हिंदी बोली जाती है, और 2 लाख से ज़्यादा लोग आज हिंदी का पूरा सृजन कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र की जो 6 भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, फ्रेंच, इंग्लिश, रूसी, स्पेन, और हम चाह रहे हैं कि 7वीं भाषा में हिंदी उसमें आए, और इसके लिए हम प्रस्तुत कोशिशें कर रहे हैं। हिंदी स्वयं अंतर्राष्ट्रीय जगत की भाषा है, सारे संसार में इसका नाम है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं वसुधैव कुटुंबकम वाली प्रकृति के ये परस्पर है। एक अगर हम आंकड़े देखेंगे तो एनसाइक्लोपीडिया में चीनी भाषा के बाद संसार में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा दूसरी भाषा है। और अगर हम देखते हैं भौगोलिक विषय से, तो पूरे एशिया में हिंदी बोली जाती है। नेपाल, इंडोनेशिया, मॉरिशियस, फिजी, सब देशों में हिंदी के अपने विश्वविद्यालय हैं जहाँ हिंदी सिखाई पढ़ाई जाती है। इवन यूएसए में 100 से ज़्यादा धार्मिक संस्थानों में हिंदी पढ़ाई सिखाई जा रही है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विकास जी। अब मैं श्री संतोष जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे। सभी को नमस्कार। आज विश्व भाषा के रूप में हिंदी के भविष्य, मैं इसके विपक्ष में बात करूंगा। वैसे तो एक भारतीय होने के नाते और हिंदी भाषी होने के नाते हिंदी के विषय में सोचते ही गर्व का अनुभूति होता है, लेकिन जब इसको विश्व पटल पर हम देखते हैं तो मायूसी थोड़ी सी होनी शुरू होती है, क्योंकि हम अपने एक छोटा सा इंस्टेंस है, जब हम अपने घर में अपने बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश करने के क्रम में उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी अच्छी आदतों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। वो एक उसके अंदर जो भावना विकसित होती है आगे बढ़ने की, उसकी मस्तिष्क में जो एक रचनात्मकता आती है, वो चीज़ विश्व पटल पर हिंदी भाषा को लेकर के हम कहीं उसमें छूटते जा रहे हैं। क्योंकि हर माता पिता आज के समय में जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लायक होता है, उसकी कोशिश होती है कि वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में ही पढ़े। जिस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, उसका वहीं पर नामांकन कराया जाए, जिससे कि वो अंग्रेजी भाषा को अधिक से अधिक तरीके से सीख पाए। और अपने आप को, उनका ये मानना है कि हिंदी भाषा के साथ वो अपने को आगे नहीं ले जा सकता। तो इसके अलावा जब स्कूल की शिक्षा प्राप्त होती है, तो स्कूल की शिक्षा के बाद जब उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ता है, तो या तकनीकी शिक्षा लेना होता है, यहाँ तक कि हमारे जो चिकित्सा संस्थान हैं उसमें भी हिंदी भाषा में बहुत कम ग्रंथ उपलब्ध हैं, या हिंदी भाषा इस तरीके से प्रस्तुत नहीं हो पाती है जिससे कि एक हिंदी भाषा में पढ़ा हुआ बच्चा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत से सीख पाए। तो ये सब बातें हैं जो हिंदी को विश्व पटल पर, हिंदी के भविष्य को थोड़ी धूमिल करती हुई दिखती हैं। यही नहीं, इसके अलावा जब हिंदी भाषी बच्चा जब
पढ़ाई कंप्लीट करके रोजगार के लिए जब आगे की तरफ जाता है तो रोजगार के लिए भी उसको अपने आप को हिंदी से इतर जो भाषाएं हैं उनमें अपने आप को उसको साबित करना पड़ता है। यदि वो हिंदी से इतर भाषाओं में अपने आप को साबित नहीं कर पाता है तो उसकी रोजगार की स्थिति भी खराब होती है। रोजगार के क्रम में ही जब हम हिंदी भाषी लोग भारत से बाहर जब जाते हैं तो वहाँ चूँकि हिंदी विश्व पटल पर नहीं है तो अंग्रेजी सीखने के लिए उनको फिर से विवश होना पड़ता है और हिंदी को छोड़ना पड़ता है। यही नहीं, जो करोड़ों की संख्या में हिंदी भाषी भारतीय अलग अलग देशों में रहते हैं तो जीवन यापन के लिए जब विदेशों में जाते हैं, विदेशों में जाने के बाद उनको फिर अपनी अगली जो पीढ़ी है उसको वहाँ पर स्थापित करने के लिए अब वो अगली पीढ़ी फिर हिंदी से उसका जो है जुड़ाव वो नहीं रह पाता जो हम भारत में रह करके भले ही हिंदी को छोड़ते हैं फिर भी हिंदी के साथ जो जुड़ाव होता है वो वहाँ से ख़त्म होता जाता है। तो विश्व पटल पर वहाँ भी हिंदी भाषा का भविष्य कमज़ोर होता हुआ दिखता है। इसके अलावा जब हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो हिंदी भाषा को केवल राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। यदि इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलता तो भी ये जन जन तक पहुंचने में आसानी होती, लेकिन राजभाषा केवल राजभाषा घोषित होने की वजह से यह कागज़ों में सीमित है और कागज़ों में सीमित होने की वजह से ये हमारा जो है इसका भविष्य ठीक नहीं है। न्यायालय एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जहाँ पर भाषा का प्रयोग होता है और न्यायालय भी हमारे अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए एक आम जनमानस के लिए हिंदी भाषा उसके विकास का कारक नहीं बनता है। तो इसलिए मैं हिंदी भाषा के विपक्ष में बोल रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। अब मैं श्री राहुल जी को आमंत्रित करती हूँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। हेलो, नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण, न्यायपीठ पर उपस्थित न्यायाधीशगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबके सामने हिंदी विश्व भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य के पक्ष में अपना वक्तव्य रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी प्रांत में जन्मा हूँ जहाँ पे हिंदी मातृभाषा है। मेरी भी मातृभाषा हिंदी ही है और जिस देश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक पंक्ति है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे बानी और 20 कोस पे पगड़ी बदले 30 कोस पे धानी। तो विविधताओं का हमारा देश है, अनेक प्रकार की विविधताएं हमारे देश में सृजित हैं और उन विविधताओं के बीच में हमें कई तरीके से दबाया गया, कुचला गया। हमारे ऊपर जो हमारे शासक थे आज से 100 साल पहले, जो अंग्रेज आए थे, वो हमारी विविधता को हमारी कमजोरी माना करते थे। अब उनको पता लग रहा है आज के समय पूरे विश्व को कि 140 करोड़ या उससे अधिक की जो जनसंख्या वाला ये देश है जिसमें व्यापार का, किसी भी भाषा का उत्थान का बहुत ही भविष्य है। कभी भी विदेश और विश्व के पटल पे अगर आपको अपनी बात को रखना है तो जब तक आपकी क्षमता गिनती से और उसकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा। आज हम 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को देखकर ही भाषा का उत्थान हो रहा है। किसी समय में कुछ गिनी चुनी भाषाएं, एक हिंदी या चाइनीज़, इस तरह की भाषाएं होती थी जिन भाषाओं के ऊपर हमें तकनीकी सहायता मिल पाती थी। तकनीकी अभाव के कारण ही हम अपने आप को
विश्व की जानकारियों से वंचित भी रख पाते थे, चाहते हुए ना चाहते हुए। किसी को सुविधा मिलती थी वो किताबें पढ़ लेता था, जिसको नहीं मिल पाती थी उसको कठिन होता था अपनी बात को बताने और समझने के लिए कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। लेकिन सन 1975 में, जैसे अभी संदीप जी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला कि हिंदी सम्मेलन सन 1975 में 10 जनवरी को का आयोजन हुआ, और उसके बाद फिर हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण हिंदी में विश्व में रखा, और उसके बाद 2002 में प्रधानमंत्री के रूप में रखा। तो ये सब चीज़ें हमारी बात को विश्व की तरफ ले गई कि हिंदी भाषा भी कुछ भाषा है। अब विश्व में कोई भाषा विश्व की भाषा कब मानी जाती है? जब उसका एक से ज़्यादा देश में अगर बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, या उस भाषा का उपयोग हम अपने दिनचर्या के रूप में, ऑफिस कार्य के रूप में कर रहे हैं विदेशों में। तो अब मुझे गर्व से मैं कहता हूं कि लगभग 180 या उससे अधिक देशों में हिंदी को उसकी एक रेगुलर लैंग्वेज के रूप में, हम भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो कि एक अच्छा संकेत है कि हम विश्व की भाषा निश्चित रूप से बन रहे हैं। एक एनसाइक्लोपीडिया इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, उसकी रिपोर्ट के तहत आज हमारी भाषा चाइनीज़ के बाद सेकंड मोस्ट, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है, और उसके बाद स्पेनिश, इंग्लिश, फारसी, अरबी, अन्य भाषाओं को हम करते हैं। और जब हम भाषा का उत्थान के बारे में बात करते हैं तो भाषा का उत्थान तो हमें तब पता लगता है जब हमारा जन्म होता है। तो जन्म के समय से ही हमारी जो भाषा है मूक रूप से या पक्ष सामने से या प्रतिपक्ष से वो हमारे सपोर्ट में रहती है, और जन्म से एक हमारा संबंध माँ से बनता चला जाता है। कभी वो हमारे को इशारों से, फिर भाषा से, और फिर मातृभाषा हिंदी हो, हिंदी में हम इतना आगे बढ़ रहे हैं जिसका हमारे को गर्व है। मैं इसके पक्ष में अपना रखता हूँ, और बहुत बहुत सुनने के लिए मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल। इसके बाद मैं श्री मोहित जी को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। अच्छा, मोहित जी हैं नहीं किसी कारणवश, तो मैं अमित जी आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पे। सुप्रभात। मैं दिए गए विषय विश्व भाषा के रूप में हिंदी के भविष्य के पक्ष में बात करूंगा। एक भाषा जिसने हम सबको एक सूत्र में बांधा है उसका नाम है हिंदी भाषा। इतना ही नहीं, दुनिया के करीब 150 देशों से ज़्यादा में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। हिंदी दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाओं में शामिल है। विश्व आर्थिक मंच ने एक शक्तिशाली भाषाओं की सूची तैयार की है। इस सूची में वो भाषाओं को शामिल किया गया है जो वर्ष 2050 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाएं होंगी, और आपको जानकर ये गर्व होगा कि हिंदी को भी इस सूची में शामिल किया गया है। हिंदी दुनिया की उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। हिंदी भाषा दुनिया की खास भाषाओं में से एक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। भारत के इतिहास में पहली बार जनभाषा को राजभाषा का दर्जा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में किसी न किसी रूप में पढ़ी लिखी व बोली जाती है। भौगोलिक आधार पर हिंदी एक विश्व भाषा है क्योंकि इसे बोलने समझने वाले संसार के सब महाद्वीपों में फैले हैं। जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसे बोलने समझने वालों की संख्या संसार में तीसरी है। हिंदी का किसी देसी या विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं है। अनेक भाषाओं के शब्द ग्रहित होकर हिंदी में बन गए हैं। यही कारण है कि आज हिंदी का शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा भाषिक शब्दकोश है। प्रवासी भारतीय वैश्वीकरण का सबसे प्रत्यक्ष वाहक लगते हैं और चलचित्रों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके बीच हिंदी एक जीवंत कड़ी बन रही है। इंटरनेट पर हिंदी भी स्वीकार्य है और लोकप्रिय हो रही है। हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य भी अब इंटरनेट पर विश्व भर में प्रसारित होने लगे हैं।
भावनाओं को विश्व के सामने व्यक्त करने का कितना आसान तरीका हिंदी है, क्योंकि हिंदी भावनाओं को व्यक्त करने की सबसे सरल भाषा है। वेदों पुराणों की लोकप्रियता पूरे विश्व में बढ़ेगी जब हिंदी विश्व भाषा बनेगी। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने पर भारत का परचम बुलंद होगा। ऋषि मुनियों की देन आयुर्वेद का लोहा पूरी दुनिया मानती है। विश्व भाषा बनने पर इस आयुर्वेद की लोकप्रियता और बढ़ेगी। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी भारतीय मूल के हैं। भारतीयों के दिमाग और उनकी योग्यता का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। उसी प्रकार हिंदी भाषा को विश्व भाषा बनने पर भारत की राजभाषा का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। और अंत में यही कहूँगा कि हिंदी जैसी सरल भाषा विश्व भाषा बनकर रहेगी। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया हेडक को सिरदर्द कहेगी। धन्यवाद। अति सुंदर, धन्यवाद। अब मैं श्री दिलवर दत्त जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे अपने विचार कहने के लिए। सबको सुप्रभात। मैं दिलवर दत्त मेरा नाम, मैं तकनीकी सहायक डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो मैं हिंदी भाषा के बारे में मेरा नाम दिलवर दत्त है। मैं तकनीकी सहायक पैथोलॉजी विभाग में कार्य करता हूँ। तो मैं हिंदी के विषय में अभी सब लोगों को सुना मैंने, पक्ष विपक्ष में। तो मैं हिंदी भाषा के विपक्ष के बारे में बात करना चाहता हूँ। पक्ष में तो काफ़ी लोगों ने विचार रखे अपना। तो मैं सर्वप्रथम विपक्ष में यही रखना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा हमारे घर से शुरू होती है, परिवार से। दूसरा, हमारा अगर घर में हिंदी का बोलचाल अच्छा रहेगा तो उस पर हिंदी भाषा का विश्व में भी अच्छा वो दिखेगा। दूसरी बात, हमारा शिक्षा के ऊपर बात है। अगर हम शिक्षा में हिंदी का ज़्यादा उस पर जोर देंगे तो विश्व में इसका फ़र्क पड़ेगा। हमारा जो शिक्षक पाठ्यक्रम है स्कूलों का, उसमें अगर हिंदी में ज़्यादा उस पर जोर दिया जाए तो उससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा जो ये समाचार पत्र हैं, हिंदी में फिल्में हैं, उस पे जो है ज़्यादा जोर दिया जाए। वैसे तो हमारा अब सरकार की तरफ से भी ये हो रहा है कि हिंदी का और दूसरी भाषाओं को भी महत्व दिया जाए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा है पहले भी, क्योंकि मेन इसमें सरकार का ही वो बनता है जिम्मेदारी और बुद्धिजीवियों का बनता है कि इस पे जो है हिंदी भाषा को मजबूत किया जाए। लेकिन क्या है कि बहुत सारे दलों के सरकार होने की वजह से इसमें हमारी सरकार भी मजबूर थी। मुझे इस चीज़ का गर्व है कि आज हिंदी भाषा के जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आज सरकार मेजोरिटी में है। तो जो हमारा स्किल वर्क है, हर उसमें क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हिंदी का पुरजोर दिया जा रहा है, जिससे कि हर निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक हर तरह से हिंदी का हर जगह कार्यक्रम चालू रहे, उसको क्रियान्वित किया जाए, इस पे जोर दिया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद दिलवर दत्त जी। अब मैं श्री दीपक जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मिलानी मैम का एंड निर्णायक मंडल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मंच दिया, यहाँ पर बोलने के लिए समय दिया। मैं इस विषय के पक्ष में आप बात रखना चाहता हूँ। विश्व भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य कैसा है, जिसे हमने देखा अभी भारत सरकार ने G20 मीटिंग करी है, उसमें भी भारत का शब्द का यूज़ किया गया है। जैसे पहले इंडिया रखते थे, भारत करें। तो भारत सरकार की जो सकारात्मक विचारधारा है, उसमें हमें लगता है कि विश्व में आने वाले समय में भारत विश्व में भाषा हिंदी के रूप में लाएगा। इसके लिए हमारे जो दूतावास हैं, इंडियन एम्बेसीज हैं और भारत सरकार के जो
अप्रवासी भारतीय जो रहते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में भारत विदेशों में रहते हैं, उनका भी योगदान इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और ये भारत सरकार के जो और भी जो नीतियां हैं, जैसे भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे चल रहा है और उनकी पॉपुलेशन, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो जनसंख्या के आधार पर और दूसरा अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत विश्व गुरु बन सकता है। ये मोदी सरकार और भारत की जो आने सरकारें हैं उनका पक्ष इसमें बहुत पॉजिटिव है। और मैं इसके फेवर में ये रखूँ कि भारत जब अभी अंतरिक्ष में लैंड करा था तो उसका जो लैंडिंग पॉइंट था चंद्रयान 3 का, उसको भी हिंदी के परिपक्ष में रखा गया है। उसका नाम उन्होंने शिव शक्ति के नाम से रखाया है, जो विश्व को दिखाता है कि भारत कितना पॉजिटिव है, कितना सकारात्मक है अपनी विश्व में हिंदी को मजबूत रखने के लिए। और दूसरा जो उसका चंद्रयान 2 था, उसको उसका जो लैंडिंग पॉइंट थे जहाँ वो क्रैश हुआ था, उसको भी हिंदी में तिरंगा करके रखा गया है। तो इससे भारत सरकार की सोच का पता चलता है कि वो विश्व में हिंदी भाषाओं को कितने पॉजिटिवली देखती है और उसको आगे बढ़ाएगी। इसमें हम सभी लोगों का योगदान है विश्व में हिंदी को भाषा के रूप में, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है और विदेश में अप्रवासी भारतीय की अराउंड 32 करोड़ जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या का घनत्व के कारण हिंदी में, विश्व में हिंदी का होना एक भाषा के रूप में मैं मानता हूं कि आने वाले 5 साल या 10 साल में हो जाएगा और हमें इसमें बड़ा सकारात्मक रहना चाहिए। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत खूब दीपक जी। अब हमारे जो आखिरी प्रतिभागी हैं गैर शिक्षक वर्ग में, श्री अनिमेश जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं अनिमेश, मुझे दिए गए विषय वैश्विक भाषा के तौर पे हिंदी भाषा का भविष्य के निसंकोच पक्ष में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने विचार प्रकट करूं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आखिर एक विश्व भाषा होती क्या है। एक विश्व भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो भौगोलिक रूप से काफ़ी व्यापक हो, जो अलग अलग भाषा के समुदाय हैं, उन अलग अलग भाषा वाले समुदायों को आपस में संवाद करने के लिए, अपने विचार रखने और आपसी मेल जोल बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है, संवाद को संभव करती है। अपने पक्ष की शुरुआत में आपको कुछ तथ्यों के साथ करने की कोशिश करूंगा। जनांतरिक तौर पर अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा देश में, विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। विश्व के 132 देशों में बोली जाने वाली भाषाओं में जो हिंदी भाषा है वो सबसे ज़्यादा व्यापक है। लगभग भारत के 2 करोड़ लोग जो विश्व के बाकी स्थानों में जाकर के बसे हैं, वो भी अपना दिन भर, अपना डेली का निष्पादन जो है आजकल के रोज़मर्रा की भाषा में, इनफैक्ट अपने घरों में भी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। विश्व पत्रिका में भी हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कविताएं, कहानियां जैसे मौलिक विधाओं के साथ अनुवादित सामग्री एवं विज्ञापन संबंधी सूचनाएं भी हिंदी में ही छपी जा रही है। हम बात कर रहे हैं भविष्य की, तो इसके साथ साथ ये इस बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आखिर हिंदी भाषा हमारे देश के बाहर कितनी ज़्यादा उपयोग में आ रही है। तो मैं ये बताऊँगा, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि विश्व पटल पर अंग्रेज़ी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है और आमतौर पर अगर हम लोग अपने बच्चों को भी अगर स्कूली संस्थाओं में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेजों में भी जो किताबें इस्तेमाल की जाती हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में होती है। तो मैं आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूँगा कि विश्व मंच पे भी एक हिंदी की जो भूमिका है वो केवल संगीत और एवं कला के विषयों में नहीं, पढ़ाई के विषयों में भी जा रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग दुनिया भर की कॉलेजों में, स्कूलों में हिंदी भाषा के लिए अलग से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं ताकि हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो अलग अलग देशों में बढ़ाया जा सके। हिंदी में बनाई जाने रही फिल्में, गाने, टीवी कार्यक्रम, ये विश्व में धीरे धीरे लोकप्रियता अपनी प्राप्त कर रहे हैं।
ग्रंथों की अगर बात हुई थी तो मैं यहाँ पे आपका ध्यान वहाँ पे भी ले जाना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी ओपेनहाइमर करके, जिस पिक्चर में भी सबसे इम्पोर्टेंट एक उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था कि हम हिंदी बोलने वाले लोगों से ज़्यादा, हम हिंदी बोलने वाले रोज़मर्रा के कामों में हिंदी यूज़ करने वाले, बचपन से लेकर आज तक सारी चीज़ों में, अगर घर में अगर सब्जी मंगानी हो उससे लेकर के अगर अपने बच्चे को ABCD सिखानी हो, सब में हिंदी बोलने वालों से ज़्यादा उपयोग भारत से बाहर के लोग जो हमारे किताब, हमारे ग्रंथ हिंदी में अनुवादित करके पढ़ रहे हैं और उनसे अपना ज्ञान आकर्षित कर रहे हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि ला रहे हैं। आजकल हिंदी भाषा में टीवी चैनल्स दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। हिंदी की न्यूज़, हिंदी के गाने, हिंदी के कमेंट्री, सब कुछ धीरे धीरे देश भर में एक अलग ही रूप में उभर के आ रही है। विश्व के प्रवासी भारतीय बहुत सारे देशों में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा साहित्य के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। उनकी हिंदी के प्रति निष्ठा बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। भारत की अगर लोक संस्कृति, साहित्य और कला की विरासत उन देशों में अगर देखी जाए तो सिर्फ उसको सिर्फ संजो कर नहीं रख रहे हैं, बस को आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रवासी बंधुओं ने अपनी सक्रियता सिर्फ इसमें ही नहीं, भारत के जो भारत शब्द है उसे भी आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भूमंडलीकरण के दौर में हम सबको लगता है कि अंग्रेजी भाषा जो है वो हिंदी भाषा के सामने बहुत आगे निकल गई है। भूमंडलीकरण में तो हिंदी तो बहुत पीछे रह जाएगी, पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भारत के लोग अब सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है। भारतीय लोग देश भर में जा रहे हैं, देश भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और उनकी जो मूल भाषा है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आगे निकल करके हिंदी ही आ रही है। साहित्य सदैव ही मनुष्य की सामाजिकता की संघर्षों के इतिहास के नए रूप में अभिव्यक्ति की आज़ादी उन्हें प्रदान कर रही है। वेद, उपनिषद, जैन, बौद्ध आदि साहित्यिक परंपराएं भी किसी न किसी रूप में विश्व की साहित्य कला के प्रभावित कर रही है। आखिर में मैं आपका, क्योंकि समय की पाबंदी है, मैं आपका ध्यान इस तरफ और लेकर आने वाला हूँ कि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर भौगोलिक रूप से कोई भी भाषा ज़्यादा बोली जा रही है तो विश्व भाषा बन जाती है। हिंदी क्योंकि चाइनीज़ के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, जैसे मेरे बाकी वक्ताओं ने भी कहा, तो वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब हिंदी एक विश्व भाषा बन जाएगी। यहाँ तक कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि 2050 तक शायद हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या चाइनीज़ बोलने वाले लोगों की संख्या को भी पीछे छोड़ देंगी ना। हिंदी भाषा जनसंचार के अनेक माध्यमों में प्रयोग हो रही है, जैसे प्रसार, साहित्य और बाकी के देशों में बनाए जाने वाले साहित्यों का भी अनुवाद हिंदी भाषा में किया जा रहा है। अंत में मैं अपनी वाणी को इसी दो लाइनों से विराम देना चाहूँगा कि जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता का अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद अनिमेश जी। इसके साथ हम इस विषय पे वाद विवाद की चर्चा समाप्त करते हैं। हमने पक्ष की बातें भी सुनी और विपक्ष की भी। हालांकि विपक्ष वाले थोड़े कम थे, बट दोनों ही पक्ष और विपक्ष में इतना तो हम समझ पा रहे थे कि हिंदी भाषा का सम्मान दोनों ही चाहते थे। तो इसके साथ अब हम शिक्षक वर्ग के वाद विवाद के शुरू करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता। एंड विषय हमारा है वसुधैव कुटुंबकम से पहले स्वराष्ट्र। तो सबसे पहले मैं सुश्री श्रुति जी को आमंत्रित करती हूँ। हेलो। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार। मैं यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय वसुधैव कुटुंबकम से पहले स्वराष्ट्र के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने आई हूँ। वसुधैव कुटुंबकम
कोई नया शब्द नहीं है। हजारों साल पहले संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों में भारतीय चिंतकों ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार। तत्वतः हम सभी को एक परिवार की तरह बांधे रखा है इस शब्द ने। हमारी नियति एक साझे सूत्र में हमें जोड़ती है। वसुधैव कुटुंबकम की ये धरा निश्चित तौर पर आज की दरारों और दूरियों को मिटाने का सामर्थ्य रखती है। भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब वसुधैव कुटुंबकम में झलकता है। यह प्राचीन विचार आज के आधुनिक विश्व को एकीकृत दृष्टिकोण और वैश्विक समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है। श्लोक के माध्यम से अगर समझा जाए तो अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात जहाँ एक ओर पूरी वसुधा यानी हमारी धरती को एक परिवार के रूप में बांध देती है, वहीं दूसरी ओर यह भावनात्मक रूप से मनुष्य को अपने विचारों और कार्यों के प्रभाव को विस्तृत करने की प्रेरणा देती है। आज के युग में पृथ्वी महाद्वीपों में, महाद्वीप देशों में और देश राज्यों में विभक्त है। यद्यपि धरती का विभाजन आवश्यक है, परंतु प्रत्येक स्तर के विभाजन के साथ ही मनुष्य की संवेदनाएं भी बटी हुई हैं। हम एक ऐसे वैश्विक गांव में रहते हैं जहां राष्ट्रों, संस्कृतियों और लोगों के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। वैश्विक महाशक्ति बनने को आतुर देशों के कारण विश्व शांति पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वसुधैव कुटुंबकम शांति को बढ़ावा देता है, विविधता के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है, विश्व के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है, हमें धार्मिक समरसता की महत्वपूर्णता को समझने का अवसर प्रदान करता है। यह बताता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और सामंजस्यता और सहनशीलता की दिशा में काम करना चाहिए। समाज में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों के साथ समरसता और बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह विश्व में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संहिता के महत्व को दर्शाता है। अगर हम आज के युग, आधुनिक युग की बात करते हैं तो वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति से चिन्हित समकालीन दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की प्रसंगता और भी स्पष्ट हो गई है। दुनिया पहले से कहीं अधिक आपस में जुड़ी हुई है और वैश्विक चुनौतियां सामूहिक समाधान की मांग कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, महामारी और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दे सभी देशों को प्रभावित करते हैं, जिससे बेहतर भविष्य के लिए एक परिवार के रूप में मिलकर काम करना अनिवार्य हो जाता है। यही वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र है। हाल ही में हमारे देश में G20 सम्मेलन का आयोजन भी हुआ, जिसकी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम ही थी। इसी विषय के उपलक्ष्य में सभी देशों ने वैश्विक समस्याओं का सामूहिक हल निकालने पर मंथन और चिंतन भी किया। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की तुलना राष्ट्रवाद से करते हैं तो हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम को ही दर्शाता है। भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी चारों दिशाओं में प्राकृतिक और सामाजिक विविधता की छटा बिखरी हुई है। भारत का वर्णन विष्णु पुराण में कुछ इस प्रकार है। उत्तरम यच्च समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात एक ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण में स्थित है वह भारतवर्ष है और वहीं पर चक्रवर्ती भरत की संतति यानी हम सब निवास करते हैं। भारतीय संविधान भी अपने पहले ही अनुच्छेद में लिखता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जब हम सभी इतने विभिन्न होकर भी एक भारत को दर्शाते हैं तो हम सभी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विश्व को दे रहे हैं। यही हमारी राष्ट्रीयता है, यही हमारा धर्म है। धन्यवाद।
धन्यवाद श्रुति जी। अब मैं डॉक्टर अपूर्व को बुलाना चाहूँगी मंच पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आदरणीय शिक्षक वर्ग, गैर शिक्षक वर्ग एवं निर्णायक मंडल को मेरा सादर प्रणाम है। मैं अपूर्व भारद्वाज रेडियो विभाग से हूँ। मैं आज इस विषय के विपक्ष में बोलना चाहूँगा। जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये G20 के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर जो वसुदेव है, इसके अंदर वसुधा वर्ड है जो पृथ्वी से लिया गया है। ये वर्ड दर्शाता है कि जो वसुधा है वो एक पूरी पृथ्वी एक परिवार के रूप में दर्शाता है। ये जो श्लोक है गीता से लिया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते समय ये श्लोक बोला था। इसमें उन्होंने बताया था कि जो लघु हृदय वाले लोग होते हैं उनकी छोटी सोच होती है। वो जो है मानते हैं कि ये हमारा जो अपना देश या स्वराष्ट्र की भावना उनके अंदर होती है, लेकिन परंतु बड़े हृदय वाला जो होता है, बड़े हृदय वाला अपने पूरी की पूरी पृथ्वी को साथ में लेके चलता है और पूरी पृथ्वी को, विश्व को अपना परिवार मानता है। और वैसे भी हम अपने घर परिवार में भी अगर किसी बच्चे को कोई भावना सिखाएंगे तो अपने पूरे परिवार को साथ लेने की भावना ही उसको सिखाएंगे, ना कि अपना अपना देखो। ये भावना गलत है और ये भावना एक राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक राष्ट्र जन से बनता है और जन की जन भावना बनती है उनके विचारों से, और विचार आते हैं मूल बीज से। जो मूल बीज हम अपने बच्चे के अंदर डालेंगे कि ये तुम्हारा है, ये हमारा है। तो जो भी अगर रिसोर्सेज हैं, मतलब जो भी चीज़ें किसी भी देश के पास हैं, वो सब हम आपस में बांट के अगर करेंगे तो फिर तो पूरे विश्व की प्रगति के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब मैं बस अंत में बस अपने इसको मतलब लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं बोलना चाहूँगा। किसी पत्थर में मूरत है, कहीं पत्थर की मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद अपूर्व, बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति। इसके बाद मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता को आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पे। डॉक्टर मनीष गुप्ता का गला पिछले हफ्ते से ख़राब था। इन्होंने पिछली 2 प्रतियोगिताओं के लिए भी पंजीकरण करा था, बट गला ख़राब होने की वजह से नहीं कर पाए। आशा करती हूँ कि आज आप ठीक होंगे। धन्यवाद डॉक्टर मृणालिनी। गला तो ऐसा ही है अभी, फिर भी कोशिश करता हूँ। वैसे तो विवादों से दूर ही रहता हूँ मैं, पर अब सुन पा रहे हैं सब आप? तो विवादों से तो उचित दूरी बना के रखना ही ठीक होता है। पर अब पिछली बार से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है हिंदी पखवाड़ा, तो मैंने सोचा पहली बार ही सही पार्टिसिपेट करना, इसमें भाग लेना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि हालांकि मैं इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं करके आया। तो मुझे लगता है कि जो आज का वसुधैव कुटुंबकम से पहले स्वराष्ट्र है, इसके विपक्ष में ही बोलने जा रहा हूँ मैं। तो जो हम कुटुंब की एक कल्पना है, कुटुंब की कल्पना एक परिवार के तौर पर हम करते हैं, और परिवार में हम जब हम देखते हैं तो हमारे बिल्कुल आसपास के जो लोग होते हैं वही रहते हैं। तो हम उन सब का ध्यान रखते हैं, किसी भी उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हो हम उन सब का अच्छे से ध्यान रखते हैं। न्यायपूर्ण व्यवहार हमारा जनरली कुटुंब में होता है। तो उस न्यायपूर्ण व्यवहार को हम अपने कुटुंब के प्रति काफ़ी अच्छे तरीके से करना जानते हैं। तो अगर हम विश्व में देखें तो बहुत सी समस्याएं आज हैं
जिसका मूल कारण इसको पूरे विश्व को कुटुंब ना मानना है। जैसे जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हैं जो हम देख पा रहे हैं आज के परिदृश्य में। कहीं भूस्खलन है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, तो जिसका मानव जाति के ऊपर बहुत ही प्रभाव है और ये प्रभाव बहुत दिन तक रहता है। बहुत सारे देश अपने अपने तरीके से कभी समूहों में गोष्ठी भी करते हैं इस परिवर्तन से निपटने के लिए, पर ये सब फिर भी अभी चल ही रहा है। दूसरी और कोई और वैश्विक समस्याएं भी हैं जिसमें खाद्य सुरक्षा एक आजकल नए तरीके से उभर कर आ रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, बहुत से जो देश हैं प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि हर जगह पे खाद्य सुरक्षा का एक समस्या खड़ी हो गई है और लोगों को ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है। तो यह एक वैश्विक समस्या है। तीसरी समस्या जो है वो वैश्विक आतंकवाद है। जहाँ देखें विश्व में आतंकवाद अपने चरम पर है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए कोई जरा भी नहीं सोचते हैं कि ये क्या प्रभाव छोड़ेगा। तो इन सब समस्याओं के साथ साथ एक और भी समस्या है जो कि नशीले पदार्थों की है। जो नशीले पदार्थ हैं वो आजकल इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड बहुत ही तरीके से जो है वो आजकल उसका क्रियान्वयन किया जाता है और घर घर तक ड्रग्स इस तरीके से पहुंचाई जा रही है कि जो आज हम इस समस्या को अपने घर तक पहुंचता देख पा रहे हैं। तो जैसे हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं तो हमें लगता है कि विश्व भी एक परिवार की तरह अगर सोचे तो इस समस्याओं को जड़ से खत्म किया जा सकता है और इस पूरे विश्व को और प्रभावी बना के लोगों के अच्छे जीवन यापन के लिए हम इसको बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मनीष। अब मैं डॉक्टर नेहा इनको आमंत्रित करती हूँ मंच पे। नेहा पिछली बारी भी हिंदी पखवाड़ा में विजेता रही थी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में। इस बारी पहली प्रतियोगिता में भाग ले रही है। उपस्थित सभासदों, आदरणीय निर्णायकगण को मेरा नमन। आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम से पहले स्वराष्ट्र। आइए पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी वसुधा, पूरी धरती एक परिवार रूप में है, पर उससे पहले स्वराष्ट्र, अपना अपना देश। मैं इस विचार से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है मातृभूमि है जननी पर धरती पालनहार है, फिर क्यों देशों रेखाओं में बटा हुआ संसार है। जी हाँ, हम सब ने इस धरती पर जन्म लिया है एक मानव के रूप में। जैविक रूप से देखें तो हम सभी एक ही प्रजाति के हैं, मनुष्य। तो क्यों किसी भूमंडल पर पैदा होने वाली पहचान सर्वप्रथम हो? क्यों नहीं हम सभी एक मानव के रूप में पहले जाने जाएं? देखा जाए तो हम सभी एक वृक्ष की तरह हैं जिसकी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं। उन पर प्रफुल्लित फूल, पत्ते सभी मानवीय भाषाओं और संस्कारों की तरह अलग अलग आकार और अलग अलग रंगों के हैं। पर जी हाँ, वो सभी एक ही तने, एकाकी तने से अपना पोषण पाते हैं। सभी शाखाएं अलग अलग हैं पर आपस में जुड़ी हैं। एक ही जड़ से उनका पोषण होता है। अपने परिवारों की ओर भी देखा जाए तो क्या पीढ़ियां बदलने से हमारी पहचान बदल जानी चाहिए? समय के काल चक्र में आगे बढ़ने से हमारा मौलिक आधार भुला देना चाहिए? मैं ये नहीं कहती कि देश प्रेम की भावना नहीं होनी चाहिए, पर शायद मैं आपके सामने यह विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि देश प्रेम से पहले हमें धरा का ध्यान करना चाहिए, हमें उस धरती से प्यार करना चाहिए। यदि हम अपनी माँ का आदर और स्नेह रखते हैं तो क्या मामी और चाची पराए हैं? नहीं ना।
तो ऐसे ही इस धरती पर जन्म लेने वाले, विचरने वाला हर जीव हमसे संबंधित है, हमारे ही परिवार का एक अंश है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सीमाएं, ये रेखाएं, क्या इन्हें मिटा देना चाहिए? नहीं, पर हाँ, उनका फर्क भुला देना चाहिए। सोचिए ना, अगर हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए जितनी पूंजी खर्च कर रहे हैं, उसी पूंजी को हम मानव विकास और प्रभुत्वता के लिए उपयोग में लाएं, तो ये धरती खिल उठेगी, मानवता का विकास तीव्रता से होगा। हर देश का हर नागरिक एक दूसरे से हाथ जोड़कर अगर मानवता के लिए खड़ा हो जाए तो ये धरती कहां से कहां पहुंच जाएगी। साथ ही आपका ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करती हूं कि हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में जो एक मार्गदर्शक अध्याय रखा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, जहां G20 जैसे 20 राष्ट्र आकर एक संकल्प उठाते हैं कि हम सब साथ मिलकर चलेंगे, साथ मिलकर प्रगति की राह को खोजेंगे। मेरे विचार में यह उद्देश्य केवल इन 20 देशों का नहीं, पूरे विश्व का होना चाहिए, ताकि हमारी वसुधा खिल उठे, सौहार्द, मित्रता और स्नेह से सब हाथ में हाथ डालें, उन्नति और प्रगति की राह पर चल सकें। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विचार डॉक्टर नेहा। अब इसी के साथ में डॉक्टर अंजू, जो हमारी अगली प्रतिभागी हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अंजू। सुप्रभात, सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय निर्णायक मंडल, सभी श्रोतागणों को मैं वसुधैव कुटुंबकम से पहले सौराष्ट्र के विपक्ष में बोलना चाहूँगी। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय प्राचीन दर्शन को प्रकाशित करता है। दूसरी तरफ सौराष्ट्र, ये कहाँ से शुरू होता है? सौराष्ट्र, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा गांव, मेरा परिवार और मैं, ये अहम को जन्म देता है, अहंकार को पैदा करता है, फिर स्वार्थ को पैदा करता है। इसके विपरीत वसुधैव कुटुंब पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानता है, जहां हर व्यक्ति, हर प्राणी उसका एक सदस्य है। वह मिलकर हर एक चुनौती को विजय पाने के लिए तत्पर है। हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश में ये भावना सदियों से है और इतिहास गवाह है। हमारे देश ने आज कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। अगर यही भावना सभी में हो तो कोई किसी पे आक्रमण नहीं करेगा। 1 साल से यूक्रेन जूझ रहा है इस युद्ध से, विश्व युद्ध 1, 2 और अगर तीसरा होता है तो शायद पृथ्वी का भी पता नहीं है। इस समय इस वसुधैव कुटुंब की महत्वता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के टाइम पर, आज के समय पर। और कहा जाता है विश्व विजेता सिकंदर महान, उसे महान होने की उपाधि कहाँ मिली? जब वह हमारे देश में आता है। उसने यहाँ आकर के यह एहसास किया कि ये पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है। फिर इतने सालों का युद्ध, इतना धन माल जन हानि किस लिए? और तब उसने सारा राजपाट वापस कर दिया, तब उसे कहा गया सिकंदर महान। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आज विश्व में बढ़ती हुई चुनौतियां हैं, जैसे कि महामारियां, कोरोना जैसी अभी हमारे सामने हुई, और बढ़ती चुनौतियां, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक विपदाएं, ऐसी समस्याओं को एक गरीब विकासशील देश अकेला कैसे उभर पाएगा? अगर सभी मिलकर के इन समस्याओं पे मिलकर के इसके लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सबकी विजय होगी। इसलिए ऐसे परिस्थितियों में वसुधैव कुटुंब बहुत ही अनिवार्य है। और मैं
बचपन से देखती आ रही हूँ कि हमारा ही देश है जहाँ पे सभी शरणार्थी आते हैं। क्योंकि हमारा ही देश है जिसमें ये भावना है। पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, सब जगह शरणार्थी एक हमारे देश में है। अगर पूरा विश्व ही ये भावना रखे तो ये शरणार्थी सब जगह जा सकते हैं और वो अपने ही देश में रह सकते हैं। उन्हें केवल एक भारत का ही भार बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वसुधैव कुटुंबकम सर्व भाईचारे को बढ़ाता है, सहयोग, समानता, एक दूसरे का आदरणीय व्यवहार को बढ़ाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि वसुधैव कुटुंबकम ही सौराष्ट्र से बड़ा है और सब में यही भावना होनी चाहिए। धन्यवाद। अति सुंदर डॉक्टर अंजू। इसके साथ हम आज के वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतिम प्रतिभागी डॉक्टर राहुल शर्मा को आमंत्रित मैं करती हूँ मंच पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए। सभागार में मौजूद सभी श्रोतागणों को मेरा अभिवादन। मैं डॉक्टर राहुल शर्मा, प्राध्यापक हूं सामुदायिक चिकित्सा विभाग से, और आज के इस विषय में मैं भी विपरीत या विपक्ष में ही अपने विचार रखूंगा। कोशिश ये रहेगी कि कुछ नए संदर्भ, कुछ नए विचार आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। हवाई विमान में जितने भी हमारे साथी यात्रा कर चुके हैं, सबसे पहले एक जरूरी उद्घोषणा होती है कि आपातकालीन में या आपातकाल में ऑक्सीजन नासिक पट्टिका, मैं मास्क ही बोलूंगा, ऑक्सीजन मास्क को सबसे पहले खुद पहने, स्वयं पहने और तब बाकी यात्रियों की मदद करने की कोशिश करें। आपातकाल में ये आपातकाल नहीं है, ये अमृतकाल है। जब देश के अस्तित्व बना है कि हम सभी खड़े होंगे देश को बचाने के लिए, लेकिन अभी वो घड़ी नहीं है। देश हित सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा, परंतु ये आपातकाल नहीं है। भारतवर्ष एक ऐसी सभ्यता है जिसको कोई शक्ति चाहने से भी मिटा नहीं सकती। अगर इकबाल के शब्दों में कहूं, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तो ये शंका आधार विहीन है कि वसुधा को अपना कुटुंब मान लेने से हमारे अस्तित्व पर या हमारे राष्ट्र पर कोई आंच आ जाएगी या कोई खतरा उत्पन्न हो जाएगा। धरती से थोड़ा दूर जाके अंतरिक्ष से यदि हम मुड़कर देखें तो इस धरा पर हमें देशों की सरहदें नजर नहीं आती है। देशों को चिन्हित करती लकीरें केवल धरती के नक्श में दिखती है, धरती के अक्ष में नहीं। एक धरा, एक धरोहर, एक भविष्य। किसी भी देश का भला तभी है जब इस वसुधा का भला होगा। सर्वहित में ही स्वहित है। आज जिस देश ने विश्व से मुंह मोड़ा है, उसे समय के साथ ठोकर ही खानी पड़ी है। ब्रितानी हुकूमत जो कई दशकों पहले पूरे विश्व पर राज करती थी, उसने सोचा कि यूरोपियन संघ से अलग हो चलते हैं, जिसे अनौपचारिक तौर पर ब्रेक्सिट कहा जाता है। क्या परिणाम हुआ? G7 देशों में ब्रिटेन अकेला वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पिछले 5 सालों में नेगेटिव है, यानी कि घटी है। नजरें हमारी हमेशा भविष्य की तरफ होनी चाहिए, परंतु सीख इतिहास से मिलती है। हिटलर तथाकथित रूप से अपने को बड़ा देशभक्त मानता था, परंतु विश्व को साथ लेकर ना चल के इस तानाशाह ने अपने देश की भलाई विश्व से टक्कर लेने में समझी। असंख्य मौतें हुई और हर राष्ट्र की क्षति हुई, हर राष्ट्र की, उसके अपने चहेते राष्ट्र की भी। यह हिटलर की कुंठित मानसिकता ही थी कि उसके देश का भला विश्व को झुकाकर ही हो सकता है। अब इस सीख से सीखना हमारे ऊपर है, वरना इतिहास भविष्य को दूसरा मौका नहीं देगा। देशों के पैमाने से कुछ घटकर एक घर की बात करते हैं, यही बात समझने की थोड़ी और चेष्टा करते हैं। घर की सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सभी रोशनदान सील कर दिए जाएं, जितनी भी साज सज्जा करवा लो, कुछ समय में सभी घर वालों को बीमार पड़ना निश्चित है। घर के आंतरिक वातावरण में बाहर की शीतल हवा और धूप का आना अनिवार्य है, यही घर को तरोताजा करती है। यह वसुधा हमारे देश का वातावरण है, हमें अपनी खिड़कियां दरवाजे खुली रखने की जरूरत है। राष्ट्रहित और विश्वहित में परस्पर विरोधाभास नहीं है।
चिरकाल से भारतवर्ष विश्व में अपना स्थान बनाए हुए है। अरे तैमूरलंग आया गया, गजनी आया गया, चंगेज खान आया गया, भारत है, भारत था और भारत हमेशा रहेगा। यह समय है जब भारत साधन संपन्न देशों को बराबरी से गले लगाता है और साधन विपन्न देशों को साथ देता है। G20 में अफ्रीकन संघ को सदस्यता दिलाई गई तो भारत की मेजबानी और भारत की निगरानी में, किसी और की नहीं। संपूर्ण विश्व ने माना है कि भारत प्रगति पथ पर सबका नेतृत्व करने के योग्य भी है और सभी प्रतीकों को भारत का सहयोग भी है। वसुधा को कुटुंब मान लेने से हमारा स्वराष्ट्र कमजोर होगा, यह एक मिथक सोच है। हम विश्व कल्याण की बातें करते हैं तो साथ ही भारत में निर्मित को भी बढ़ावा देते हैं। कोरोना महामारी के काल में भारत ने विश्व गुरु की भूमिका निभाई, भारतीयों के लिए टीका सुनिश्चित करने के बाद विश्व को भी दिया। चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे, ननिहाल में अपना प्रज्ञान है। अब सूरज की तरफ उड़ान भरी है हमने, विश्व के कुटुंब में अपना भारत महान है। और अंत में मैं अपनी बात ये 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं कि वाद करो विवाद नहीं, विकास करो फसाद नहीं, कुटुंब में रह के स्वराज करो, कुटुंब में रह के स्वराज करो, स्वराष्ट्र के नाम पर विषाद नहीं। जय हिंद, भारत माता की जय। राहुल, रोंगटे खड़े हो गए आपका बात सुन के। इसके साथ हम आज के ये प्रतियोगिता का समापन करते हैं एंड आशा करते हैं कि आप सब ने बहुत ही कुछ सीख के गए होंगे। मैं तो बहुत सीख कर गई। इतने सारे विविध विचार व्यक्त किए गए, बट सब में एक बात तो सबने एक बात तो ज़रूर कही कि वसुधैव कुटुंबकम स्वराष्ट्र से पहले, बट इसमें स्वराष्ट्र भी कहीं पे आ ही रहा है। हालांकि मैं चाहती थी कि कोई एक जना विपक्ष में भी बोले, क्योंकि मैं सुनना चाहती थी कि कोई स्वराष्ट्र के बारे में भी बोले, बट जो राहुल ने बहुत ही प्यार से बोला कि ये आपातकालीन समय नहीं है, ये अमृतकालीन समय है। ये एक बहुत ही गहरी बात कह दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। एंड इसके बाद मैं अपने जजेस डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर अमितेश को कुछ विचार अपने बोलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मृणालिनी। जितने भी यहाँ पर प्रतियोगी आए और उन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे, उनका यहाँ पर आके अपने विचार रखना ही अपने आप में सराहनीय है। हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर वाद और विवाद सामने आए, हमने तार्किक इनका देखा कि सुसंगति कितनी है, श्रोताओं के साथ भावनात्मक जुड़ाव किसका कितना आ रहा है और तथ्यात्मक परिशुद्धता कितनी ज़्यादा है। तो इन्हीं के आधार पे हमने जो है आंकलन किया है और थोड़ी देर में आपके पास पहुंच भी जाएगा। पर आज कुछ नए लोगों को भी देखा पिछली बार के मुकाबले, और देखकर बहुत खुशी हुई कि अब धीरे धीरे लोगों का रुझान और उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। धन्यवाद हिंदी पखवाड़ा के आयोजकों का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, स्पेशली डॉक्टर मृणालिनी का। और मुझे पहले लगा था कि आज मेरी ओपीडी है, मुझे नहीं आना चाहिए, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना निर्णय बदला और आज का वाद विवाद प्रतियोगिता का मैं हिस्सा बनी। बहुत ही खूबसूरत समय था। सभी लोगों ने बहुत ही आत्मविश्वास, आत्मसंयम और बहुत ही एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने विचार रखे और किसी ने भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कौन जीता, कौन हारा, कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन तृतीय है, ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। वहाँ खड़े होना आसान नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई और मुझे अपना बचपन याद आ गया जब मैं मात्र 11 साल की थी और मेरी पहली वाद विवाद प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने इस टॉपिक के पक्ष में बोला था कि छोटा परिवार सफलता की कुंजी। दैट वाज वे बैक इन 74। तो मुझे
मैं अपनी आयु नहीं बता रही हूँ प्लीज कैलकुलेट ना करें बट यहाँ आके एक इतनी अच्छी ऊर्जा मुझे मिली, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं इस बात का हिस्सा बन सकी और मैं सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगली बार मैं ज़रूर फिर से निर्णायक या एक जस्ट एक पार्टिसिपेंट या प्रतियोगी खुद बनूं या फिर एक सुनने वाली दर्शिका बनूं और मैं ज़रूर हिस्सा लूँ हिंदी पखवाड़े का। और लास्ट में क्योंकि मैंने YouTube पे सुना था डॉक्टर सत्येंद्र ने जो बताया कि ये JR श्री रंगा भाष्यम की सोच है, मैं फिर से उनको भी बहुत ही बड़े बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने ये शुरू किया। और डॉक्टर मृणालिनी जो इतनी पैशन से इसको आगे बढ़ाती हैं और बहुत ही आपने अच्छे टॉपिक्स चुने और बहुत ही अच्छा लगा। और डॉक्टर राहुल का तो जो एक उन्होंने समापन किया वो एक अलग ही लेवल का था, सच में रोंगटे खड़े हो गए। सो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसके बाद मैं ये घोषणा करना चाहती हूँ कि इसका जो निर्णय आपको 21 सितंबर को 11:30 बजे हमारा जो समारोह होगा हिंदी दिवस का, उसमें सुनने को मिलेगा। तो आप ज़रूर आइएगा एंड आपके लिए थोड़े से रिफ्रेशमेंट्स हैं तो वो लेकर ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।